This is a conceptual discussion today. There is no classwork file, there is no homework file. ब्लैक स्क्रीन मेरे सामने है. आज कोई सम्स कोई कुछ नहीं है. खुले हाथों पढ़ाना है. जो होता है ना कि जिम जाते हैं तो क्या चीज़ से एक्सरसाइज करें, तो आज फ्री हैंड है. ठीक है. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी कंसेप्चुअली ओरिएंटेड क्लास. अगर आप लेड बैक है ऐसे आराम से, तो थोड़ा सा ऐसे हो जाओ. आज तो फोड़ देंगे. ठीक है. तो आर यू रेडी? स्टार्ट करें. पार्ट 4 स्टार्ट होने वाला है. इट्स अ वेरी बिग पोर्शन पार्ट 4. इट रिक्वायर्स बहुत सारे बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट्स जिनको कवर करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पार्ट 4 डील्स विथ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन. एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन कि एक्सचेंज रेट्स जो अपने बोलते हैं ना, दे आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस. तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस आर डिटरमाइंड बाय मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स. फिर से, एक्सचेंज रेट्स आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस. यस सर. एंड डिमांड एंड सप्लाई आर डिटरमाइंड बाय मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स. कैन यू प्लीज नेम सम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स? Can I have some macroeconomic factors from you? Yes, please. तो हर्ष ने बोला जीडीपी, अथर्व ने बोला नेशनल इनकम, सानिया ने बोला जीडीपी, तुषार ने बोला सोशियो पॉलिटिकल लीगल, हर्ष ने बोला इन्फ्लेशन, भव्या ने बोला इंटरेस्ट रेट. ओके, अब वही आ रहा है जीडीपी एंड ऑल दैट. सो बेसिकली आप लोग के जवाब से 3 मेन फैक्टर्स देखे. एक था जीडीपी, लेट मी टॉक इट जीडीपी ग्रोथ रेट. दूसरा था इन्फ्लेशन. तीसरा था इंटरेस्ट रेट. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर करिकुलम, अपने करिकुलम में सीए इंस्टीट्यूट ने एक्सचेंज रेट को 2 मैक्रो फैक्टर से रिलेट किया है. वन इज इंटरेस्ट रेट, द अदर इज इन्फ्लेशन. They have not related currency with GDP growth rate. तो in the context of our curriculum, 2 फैक्टर्स से कनेक्ट किया एक्सचेंज रेट को. एक तो इंटरेस्ट रेट से और एक इन्फ्लेशन से. ठीक है. तो एक्सचेंज रेट्स आर डिटर्मिन्ड बाय 2 मैक्रो फैक्टर्स. वन इज इंटरेस्ट रेट, द अदर इज इन्फ्लेशन. द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड इंटरेस्ट रेट is known as interest rate parity, IRP. What is it called? IRP. The relationship between exchange rate and inflation is known as purchasing power parity, PPP. तो exchange rate और interest rate के बीच में एक parity condition है, उसको बोलते हैं IRP, interest rate parity. और exchange rate और inflation के बीच में एक parity condition है, उसको बोलते हैं purchasing power parity, PPP. ये IRP और PPP जो है, ये अपने को करना है पार्ट 4 के अंदर. ठीक है. सिंस बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा कुछ लिखते रहते हैं सो दैट इट डजंट गो आउट ऑफ कंट्रोल. सो आई हैव दिस ट्रायंगल इन फ्रंट ऑफ मी, और इस ट्रायंगल में मैंने यहां लिखा एक्सचेंज रेट. यहां पे लिख रहा हूं इंटरेस्ट रेट, और यहां पे लिख रहा हूं इन्फ्लेशन. एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन. तो एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट में जो रिलेशन अपने डिस्कस करेंगे, दैट रिलेशन इज नोन एज IRP. आपको फुल फॉर्म याद होगा. यू कैन राइट विद द फुल फॉर्म. एक्सचेंज रेट और इन्फ्लेशन के बीच में जो रिलेशन है, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP. परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP. और जाहिर है अगर एक्सचेंज रेट इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है
और एक्सचेंज रेट इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, तो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन में भी तो कोई कनेक्शन आएगा ही ना। तो वो जो कनेक्शन आएगा दैट्स कॉल्ड इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट, IFE, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट, IFE। तो फुल फॉर्म इज ओके विथ यू? IRP इज इंटरेस्ट रेट पैरिटी, PPP is purchasing power parity, IFE is international Fisher effect, international Fisher effect। सर ये इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट है, इसका मतलब कोई डोमेस्टिक फिशर इफेक्ट भी होता है क्या? हाँ होता है, और वो आपको आता है, बिल्डिंग ब्लॉक क्लासेस में किया है आपने, और आपको जनरल नॉलेज से आता है, मैं बताऊंगा। तो IRP, PPP, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट, ये कॉपी हो गया होगा आई होप ना। ये जो तीनों वेरिएबल्स मैंने लिखे हैं ना, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन, दे आर कैप्चरिंग 3 इंपॉर्टेंट मार्केट्स। वो तीनों मार्केट्स का नाम लिख रहा हूं। तो ये जो एक्सचेंज रेट लिखा है, दिस इज ऑब्वियसली द करेंसी मार्केट, करेंसी मार्केट। ये जो इन्फ्लेशन लिखा है दैट इज द कमोडिटी मार्केट, और ये जो इंटरेस्ट रेट लिखा है दैट इज द मनी मार्केट। ओके, कोई स्टूडेंट जानते होंगे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस होता है? इफ यू आर अवेयर प्लीज टेल मी। अर्पण, अभिषेक, शुभम, सान्या, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस होता है? ये काफी जन ऑलरेडी जानते हैं, इट इज बेसिक नॉलेज। इन केस यू आर अवेयर एंड यू वांट टू शेयर इट, प्लीज डू। आई विल नॉट वेट फॉर लॉन्ग। अथर्व ने जवाब दिया है, करेक्ट जवाब है। आई एम नॉट शेयरिंग द जवाब, 1-2 जन का और वेट कर रहा हूं। मोहन ने जवाब दिया है, करेक्ट जवाब है। और एक जन और, मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट। आदित्य खुल्लर ने जवाब दिया है, वो भी करेक्ट है। तो मनी मार्केट इज शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट इज लॉन्ग टर्म। मनी मार्केट इज शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट इज लॉन्ग टर्म। अपने यहां शॉर्ट टर्म का बात कर रहे हैं, तो मनी मार्केट लिखा है कि शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्ट करेंगे 3 महीना के लिए, या शॉर्ट टर्म में पैसा बोरो करेंगे, तो जिस बाजार में बोरो करते हैं दैट इज कॉल्ड मनी मार्केट, ठीक है ना। और लॉन्ग टर्म में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वगैरह दैट्स स्टॉक मार्केट, ओके, या बॉन्ड मार्केट जो कैपिटल मार्केट है। एनीवेज, तो एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाया है। आई हैव नॉट टॉट अ सिंगल थिंग। मैंने केवल यहां पे कुछ टर्मिनोलॉजी लिखी है जिसके इर्द गिर्द अपना सिलेबस चलेगा। नाउ I need to bar remember that I am not teaching for the CFA curriculum, I am not teaching for the FRM curriculum or actuaries or eco honors, I am teaching for the CA final SFM exam। ये मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, and that is true, I should know एग्जाम में क्या टेस्टेबल है। एग्जाम में इंटरेस्ट रेट पैरिटी का भर के सम्स आता है, IRP का। इस चैप्टर में भी काम आएगा, आने वाले चैप्टर्स में भी काम आएगा। आई सेड इस चैप्टर में भी काम आएगा, आने वाले चैप्टर्स कौन से? एक तो वी हैव अ चैप्टर कॉल्ड बॉन्ड वैल्यूएशन, बॉन्ड। तो बॉन्ड डील्स विद इंटरेस्ट रेट, तो जो पढ़ेंगे अपने वो बॉन्ड में भी काम आएगा। दूसरा डेरिवेटिव्स, खासकर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट एक चैप्टर है, IRRM। तो डेरिवेटिव्स, IRRM एंड बॉन्ड, 3 चैप्टर में IRP का नॉलेज काम आएगा। इंटरेस्ट रेट पैरिटी इज हेविली इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम। आई कैन नॉट इमेजिन अ पेपर जिसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्ट रेट का नॉलेज काम नहीं आएगा, जोर का काम आएगा, फाड़ के। परचेसिंग पावर पैरिटी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इट इज नॉट दैट फ्रीक्वेंट। इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट आज तक नहीं आया है, मेरे को लगता नहीं है आएगा, और आ गया तो इट्स वेरी इजी। इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट पे लिप सर्विस, ओके, तो लिप सर्विस, तो अकॉर्डिंगली एक बार इंपॉर्टेंस वाइज मार्क कर ले। तो इंपॉर्टेंस वाइज जो है, इंपॉर्टेंस वाइज ये जो है इंटरेस्ट रेट पैरिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। परचेसिंग पावर पैरिटी, ओके, सो इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट नॉट इंपॉर्टेंट। एनीथिंग अंडर द सन कैन कम इन द एग्जाम, आने को तो कुछ भी आ सकता है, बट वन हैज टू बी प्रैग्मेटिक, ठीक है। तो इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये बन गया आपका, मैंने कुछ भी आज सिखाया नहीं है, मैंने एक बताया लेआउट की पार्ट 4 में एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन में क्या है। अब ये जो
एक्सचेंज रेट हमने लिखा, इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दूं बिफोर वी मूव अहेड। ओके, ये जो एक्सचेंज रेट हमने लिखा, ये जो एक्सचेंज रेट जो लिखा ना, इसके बारे में थोड़ा सा मेरे को बोलना है। सर, देयर इज अ करंट स्पॉट रेट S0, ठीक है ना। देयर इज अ फॉरवर्ड रेट टुडे, देयर इज अ फॉरवर्ड रेट टुडे, लेट्स कॉल इट F0T। F0T के बोला, आज वो फॉरवर्ड रेट पता है टी मैच्योरिटी का, F0T, समझे। एंड सर, देयर इज एन एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट ES, है ना। तो एक हो गया, क्या लिखो उसको, EST, उसको भी FT बोल सकते हैं। तो एक स्पॉट रेट आज S0 वो तो पता है, और एक सा फॉरवर्ड रेट होता है जो बैंक वाला आज ही कोट करता है, और एक सा एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट होता है ES। तो जब एक्सचेंज रेट का बात कर रहे हैं तो मैं एक तरह से फॉरवर्ड और एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट का बात कर रहा हूं। S0 तो पता ही है, फॉरवर्ड रेट और एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट का बात कर रहा हूं। इन दोनों में से कौन सा, फॉरवर्ड रेट या एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, विजिबल है, और कौन सा मिस्टर इंडिया है? फॉरवर्ड रेट और एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट में से कौन सा विजिबल है, कौन सा मिस्टर इंडिया है? फॉरवर्ड रेट एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट में से कौन सा विजिबल है, कौन सा मिस्टर इंडिया है? ऑब्वियसली फॉरवर्ड रेट विजिबल है और एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट मिस्टर इंडिया है। ये जो मिस्टर इंडिया है इसके बारे में पहले से बता दे, जिसमें माथा पच्ची नहीं हो। होता ना, कोई चीज में कोई काम का है नहीं और फालतू में जिंदगी भर कंफ्यूज होते रहेंगे। तो सुने प्लीज, ठीक से सुने। आज स्पॉट रेट ₹84.2 पर डॉलर है। आज स्पॉट रेट ₹84.2 पर डॉलर है, ठीक है ना। एक साल बाद एक्सचेंज रेट क्या होगा रुपये पर डॉलर? एक साल बाद एक्सचेंज रेट क्या होगा रुपये पर डॉलर? मैंने आदित्य खुल्लर से पूछा कि आदित्य खुल्लर तुम बताओ, तुम्हारे ख्याल से एक साल बाद एक्सचेंज रेट क्या होगा रुपये पर डॉलर? उसने बोला सर 86.1 होगा। उसने बोला 86.1 होगा, ठीक है। तो मैंने नीतिश गुप्ता से पूछा तुम्हारे ख्याल से एक्सचेंज रेट आफ्टर 1 ईयर क्या होगा? उसने बोला सर 87 होगा। मैंने अजय अग्रवाल से पूछा एक्सचेंज रेट आफ्टर 1 ईयर क्या होगा? उसने बोला सर 83.7 होगा, नीचे बोल दिया। ओके, मैंने लवीना से पूछा, मैंने प्रतिका से पूछा, मैंने सबसे पूछा, ठीक है। तो इनफैक्ट आपका क्या बात करें, जितने भी लोग हैं सबसे पूछा एक्सचेंज रेट एक साल बाद क्या होगा, और सब ने अलग अलग आंसर दिया। वो सारा आंसर्स, मिलियंस ऑफ आंसर्स मेरे पास मौजूद है। मतलब मेरे पास टाइम पास चढ़ा है। ओके, मेरे पास टाइम ही टाइम है, मैं ये नौटंकी कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने सबसे पूछा, सबका पूछ के मैंने उसका एवरेज निकाल दिया, समझे। सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीपल, वो जो आएगा दैट्स कॉल्ड एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट इज अ कंसेंसस एस्टिमेट of the rate that will exist after 1 year. Are you able to understand what did I say? It's a consensus estimate. तो consensus estimate का मतलब होता है सारे दुनिया का जो estimate है उसका average. Consensus estimate, expected spot rate. It is not visible and it can never be visible because obviously इस तरह से interview करके सबसे थोड़ी पूछ सकते हैं। और जो चीज visible नहीं है expected spot rate, उसके बारे में कुछ भी ज्ञान देना है, ज्ञान अलाउड है देना, बिकॉज कोई रॉन्ग तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जो चीज इनविजिबल है उसके बारे में जिसको जो ज्ञान देना है ज्ञान दो। तो देयर इज अ ज्ञानी थियोरी कॉल्ड प्योर एक्सपेक्टेशंस थियोरी। कौन सा थियोरी? प्योर एक्सपेक्टेशंस थियोरी। ये थियोरी बोलता है, आई कॉल इट PET, प्योर एक्सपेक्टेशन थियोरी, PET। ये थियोरी बोलता है आज जो फॉरवर्ड रेट चल रहा है ना, आज जो फॉरवर्ड रेट चल रहा है, सपोज 84.2 तो स्पॉट रेट था और 1 ईयर फॉरवर्ड रेट चल रहा है से 86.7, जो आज फॉरवर्ड रेट चल रहा है वो तो विजिबल है, वही तो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट है। प्योर एक्सपेक्टेशन थियरी बोलता है यार जो फॉरवर्ड रेट है वही तो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट है, और अपने उसको रॉन्ग बोल नहीं पा रहे। क्यों? बिकॉज दम है तो सबसे पूछ ले जितने जन हैं और एवरेज निकाल, देखना 86.7 आएगा। क्या तुम सबसे पूछ के एवरेज निकाल पाएगा? नहीं। तो प्योर एक्सपेक्टेशन थियरी क्या बोला? जो फॉरवर्ड रेट है दैट इज एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। फॉरवर्ड रेट इज एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, ऐसा प्योर एक्सपेक्टेशन थियरी बोला, ठीक है। आप लोग को याद है कब? अपने 1 या 2 क्लास पहले, ओके 2 क्लास पहले फॉरवर्ड रेट को एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट माने थे क्या एंटिसिपेटेड है? कौन से टॉपिक में? अपने फॉरवर्ड रेट को एंटिसिपेटेड माने थे कौन से टॉपिक में?
लेट मी सी, लवीना, आदित्य, अर्पण, अजय, बताइए आपने अभी 2-3 क्लास पहले फॉरवर्ड रेट को एंटिसिपेटेड रेट माने थे, कौन से टॉपिक में? बोल भाई बोल। फॉरवर्ड रेट को एंटिसिपेटेड स्पॉट रेट माने थे कौन से टॉपिक में? पीपल आर नॉट सेइंग, तो मेरे को ही बोलना पड़ रहा है, मेरे को ही बोलना पड़ रहा है, मेरे को ही बोलना पड़ रहा है, मेरे को ही बोलना पड़ रहा है। ओके, बोल रहा हूं। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में आर्यन ने बोला है, और भी अर्पण, अभय, सबका आंसर आया एक्सपोजर में। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर का जो लास्ट वाला सम था ना, ओके, जिसमें ये था कि सर जो अनएंटिसिपेटेड चेंज होता है ना एक्सचेंज रेट में, उससे जो फायदा घाटा होता है एक्चुअली वो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर होता है। याद होगा आपको, अनएंटिसिपेटेड। आज एक S0 है, एक फॉरवर्ड रेट है, पर फॉरवर्ड की बजाय एक्चुअल रेट कुछ और हो गया, वो जो डिविएशन है उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। द मात्र सही सम इन CA फाइनल ट्रांजैक्शन एक्सपोजर पोर्शन में केवल वही सही सम है, बाकी तो गलती सम से सारे। ठीक है, तो आपको याद आ रहा होगा, तो वहां पे भी अपने डिस्कस किए थे कि सर जो फॉरवर्ड रेट है वो एंटिसिपेटेड होता है। सर आप इतना ज्ञान क्यों दे रहे हैं? ओके, मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम लोग IRP में कुछ फॉर्मूलाज करने वाले हैं, अपने PPP में कुछ फॉर्मूलाज करने वाले हैं, अपने IRP और PPP में कुछ फॉर्मूलाज करने वाले हैं। उस फॉर्मूलाज में अपने S0 के हेल्प से कभी कभी बोलेगा F निकाल, क्या निकाल? F यूजिंग IRP। कभी कभी बोलेगा S0 के हेल्प से ES निकाल यूजिंग IRP। कहीं बोलेगा S0 के हेल्प से F निकाल यूजिंग PPP। कहीं बोलेगा S0 के हेल्प से ES निकाल यूजिंग PPP। और मैं सेम फॉर्मूला यूज करूंगा, मैंने F निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करूंगा, ES निकालने के लिए सेम फॉर्मूला यूज करूंगा। तो कोई बहुत ही मासूम सा स्टूडेंट है तो वो बोलेगा सही कोई बात है क्या, आप लोग कभी कभी फॉर्मूला में F यूज करते हैं, कभी कभी ES यूज करते हैं। तो ये बता दें, F ES भाई भाई, F और ES भाई भाई फॉर द पर्पस ऑफ CA फाइनल SFM एग्जाम, F एंड ES भाई भाई। ठीक है, फॉरवर्ड को अपने एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट इंटरचेंजेबली यूज करते रहेंगे जहां मौका मिलेगा, जहां जरूरत होगा। ठीक है, तो आई एम मेकिंग इट क्लियर कि मैं फॉरवर्ड और एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट का सेम फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, जहां जैसे पूछेगा वही यूज करेंगे। ठीक है सर, बट एक्चुअली ये दोनों भाई भाई नहीं होता है क्या? आपको लगता है क्या कि फॉरवर्ड रेट ओवर एस्टिमेट होता है एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट का, या अंडर एस्टिमेट होता है? यस, और भी थियरीज है, वो थियरीज हमारे सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई तरीके से नहीं बताऊंगा। एक ही है प्योर एक्सपेक्टेशन थियरी, उसके अनुसार फॉरवर्ड एंड एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट सेम। इट्स लाइक बोलते हैं भारत और इंडिया, सॉरी फॉर द एनालॉजी, पर एनालॉजी से मजा आता है। भारत और इंडिया सेम ही तो है, इजंट इट? बट एक्चुअली जब भारत बोलते हैं तो अपने बोलना चाह रहे हैं अखंड भारत, जहां पे POK भी शामिल है। इंडिया बोलते हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अखंड भारत। तो वैसे तो भारत और इंडिया सेम है, पर खोदो तो नहीं, भारत भारत है, ओके, इंडिया भारत नहीं है। तो उस सेंस में CA, सॉरी बहुत ही खराब कंपैरिजन था, प्लीज आई एम सॉरी, बट फिर भी F और ES को अपने को CA में सेम मानना है। कौन से थियरी के अनुसार? प्योर एक्सपेक्टेशन थियरी के अनुसार। ओके, इज इट ओके? इज इट ओके जो मैंने बताया? इज इट ओके? बोल दो भाई, मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। ओके परफेक्ट, तो मार्क कर दे अपने कि जो एक्सचेंज रेट हमने लिखा था, तो यहाँ पे S0 लिखा, ये आप लोग भी कॉपी कर रहे होंगे, और इन दोनों को हम बराबर मानने वाले हैं, इन दोनों को अपने बराबर मानने वाले हैं। F एंड ES सेम सेम एज पर प्योर एक्सपेक्टेशंस थियरी। कौन सा थियरी? प्योर एक्सपेक्टेशंस थियरी। तो फॉरवर्ड रेट और एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट को हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते रहेंगे प्योर एक्सपेक्टेशंस थियरी के अनुसार। ओ गॉड, कितना देर हो गया? 20 मिनट हो गया, और अभी तक मैंने क्लास स्टार्ट भी नहीं किया। बिकॉज क्या समझाया? कुछ नहीं। सुनो, एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट में रिलेशन होगा, बताना क्या रिलेशन? IRP। एक्सचेंज रेट और इन्फ्लेशन में रिलेशन होगा, बताना क्या? PPP। नाम बताया केवल, समझाया कुछ नहीं है। अब समझना चालू करते हैं, हौले हौले, धीरे धीरे, चलिए। ओके, आप लोग का ब्रेन्स चाहिए प्लीज। क्या बोलते हैं उसने, जूलियस सीजर में ब्रूटस ने बोला था, फ्रेंड्स, रोमन्स एंड कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स, सो लेंड मी योर ब्रेन्स। ओके, लिसन केयरफुली। सो अपने पास ये है इंडिया, और ये है US।
यूएस में एक कमोडिटी का दाम डॉलर्स 100 है यूएस में। एक्सचेंज रेट जो चल रहा है S0 वो ₹80 पर डॉलर चल रहा है, ₹80 पर डॉलर। तो इंडिया में उस कमोडिटी का दाम क्या होना चाहिए? पीईटी का फुल फॉर्म बताया मैंने, प्योर एक्सपेक्टेशंस थियरी। हिमांशु, प्योर एक्सपेक्टेशंस थियरी, पीईटी। यस। तो प्रीतिका ने बोला सर ₹8,000 होना चाहिए, ₹8,000 होना चाहिए। हम लोग इधर से इधर आए लॉजिक। ₹8,000 होना चाहिए। सब जन बोल रहे हैं, आदित्य, संपूर्ण, नितिश, आयुष्मान, एवरीबडी सेइंग, ठीक है। क्यों 8,000 होना चाहिए? तो बताओ, अगर कमोडिटी का दाम इंडिया में 10,000 है तो क्या होगा? अगर इंडिया में कमोडिटी का दाम ₹10,000 है, 10,000 रुपया इंडिया में दाम है, तो क्या होगा? तुमने 8,000 बोला, सही बोला है। मैं बोल रहा हूं 10,000 है, तो उस केस में क्या होगा? ओके, सबने बोला सर उस केस में आर्बिट्राज होगा। कैसे? हम लोग यूएस से वो कमोडिटी खरीद लेंगे $100 में, यूएस से वो कमोडिटी खरीद लेंगे $100 में, खरीद के उस कमोडिटी को इंडिया में बेच देंगे 10,000 रुपया में। खरीद के वो कमोडिटी इंडिया में बेच देंगे 10,000 रुपया में, और 10,000 रुपया को बाजार से कन्वर्ट कर लेंगे डॉलर में। 10,000 बाई 80, $125 क्या? 10,000 बाई 80, 125 क्या? द स्टाफ इज बंगाली, आई ऑफन टॉक टू हिम इन बंगाली। कत? $125, $125। तो $25 का आर्बिट्राज, $25 का आर्बिट्राज हो जाएगा। ये तो क्लियर है सबको, ठीक है। अगर 6,000 होता तो उल्टा करते तो भी आर्बिट्राज हो जाता, मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। बट सर हुआ है क्या? आप कमोडिटी को यूएस में बाई कर लेंगे, आप यहां बेच देंगे, ठीक है। ऐसे थोड़ी पॉसिबल है। देर आर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, देर इज इंपोर्ट ड्यूटी, रिस्ट्रिक्शंस है। ऐसे थोड़ी आर्बिट्राज आप बोल सकते हैं जैसे आपने बोला। व्हाट अबाउट टैक्सेस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इंपोर्ट ड्यूटी? तो मैं बोलना भूल गया फर्स्ट वाले स्लाइड में। लेट मी गो टू द फर्स्ट स्लाइड। ये पूरा का पूरा जो होने वाला है, ये पूरा डिस्कशन, दिस इंटायर डिस्कशन, ये जो पूरा अपना होने वाला है 5-7 क्लास, this assumes frictionless markets, no taxes, no trade barriers, no capital controls, no transaction costs, no transaction costs. प्लीज लिख लीजिए, नो टैक्सेस, नो ट्रेड बैरियर्स, नो कैपिटल कंट्रोल्स, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये कोई बात हुआ कैसा? हम तो नहीं पढ़ेंगे सब उल्टा पुल्टा, माने ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे होता थोड़ी है। You are studying financial economics. This is a part of financial economics. When we study economics, it is studied under a certain laboratory conditions, जहाँ सारे विंडोज को बंद कर देते हैं, ओके, और बहुत ही आइडियल कंडीशंस में उससे कुछ कंक्लूजन्स आते हैं। हम समझते हैं उस पर जो प्रिसाइज फॉर्मूलाज है वो रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है, पर जो कंक्लूजन आते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स से वो रियल लाइफ में मोटा मोटी अवेलेबल होते हैं, सब्जेक्ट टू डिस्टॉर्शंस। तो टैक्सेस हुआ तो क्या करेंगे? बिड आस्क रेट रहा तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, कैपिटल कंट्रोल्स हुआ तो क्या करेंगे? तो वो जो फॉर्मूला सीखेंगे वो फॉर्मूलाज एप्लीकेबल नहीं होगा, पर जो लॉजिक सीखेंगे वो लॉजिक एप्लीकेबल होगा। तो इट्स नॉट दैट ये सब जो अपने मानते हैं ना, नो टैक्सेस, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नो ट्रेड बैरियर्स, नो कैपिटल कंट्रोल्स, इसकी वजह से पढ़ना और समझना निरर्थक हो जाता है। निरर्थक नहीं होता है, सार्थक होता है।
उसको एडजस्ट करना पड़ता है रियल वर्ल्ड में, और कुछ रियल वर्ल्ड क्वेश्चंस भी होंगे आईआरपी के जहां पे टैक्सेस दिया रहेगा, वी विल कंसिडर इट। हैव आई बीन एबल टू एक्सप्लेन मोर और लेस कि अपने मानने वाले हैं ये स्थिति चल रही है? Have I been able to explain the context in which the discussion will take place? Yes, please. Perfect. So we come back to the next slide. तो next slide में वो सब बातें गई कि import duty trade barriers. Yes, sir. 8,000 होना चाहिए to prevent commodity arbitrage. To prevent commodity arbitrage. ये जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, इसको मैं एक बार इंग्लिश लैंग्वेज में बोलता हूँ, ठीक है? इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत जन इंग्लिश लैंग्वेज के भूखे प्यासे होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगेगा सुन के, उनको बहुत अच्छा लगेगा। लिसन, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कमोडिटी आर्बिट्राज देयर शुड बी लॉ ऑफ वन प्राइस। द लॉ ऑफ वन प्राइस स्टेट्स दैट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड शुड बी सेम। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड शुड बी सेम। लॉ ऑफ वन प्राइस, प्रिवेंशन ऑफ कमोडिटी आर्बिट्राज। आप बोर्ड के ऊपर लिख सकते हैं, जहां पे आप पेज में चल रहा है नोट्स की सेकंड स्लाइड चालू है, लॉ ऑफ वन प्राइस ब्रैकेट प्रिवेंशन ऑफ कमोडिटी आर्बिट्राज। ये ग्राफ के ऊपर आप लिख सकते हैं लॉ ऑफ वन प्राइस, एक दाम, लॉ ऑफ वन प्राइस प्रिवेंशन ऑफ कमोडिटी आर्बिट्राज, ठीक है? द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड शुड बी सेम, अदरवाइज कमोडिटी आर्बिट्राज होगा। ओके, तब अब ये बताइए प्लीज कोऑपरेट। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, इंडिया में होने वाला एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन सपोज 5%, यूएस में एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन होने वाला है सपोज 2%। इंडिया में एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 5% और यूएस में 2%। तो इस कमोडिटी का दाम एक साल बाद इंडिया में क्या हो जाएगा? P1। यस प्लीज, कमोडिटी का दाम क्या हो गया? इंडिया में इन्फ्लेशन 5%, तो कमोडिटी का दाम एक साल बाद इंडिया में 8,400, करेक्ट? यूएस में एक साल बाद कमोडिटी का दाम, यूएस में एक साल बाद कमोडिटी का दाम, यस तन्मय, फर्स्ट टाइम आई हैव सीन यू। यूएस में एक साल बाद कमोडिटी का दाम $102, 102, P1 इक्वल टू $102, करेक्ट? तो अगर ये हो जाएगा तो एक्सचेंज रेट एक साल बाद क्या होगा? बिकॉज लॉ ऑफ वन प्राइस तो हर समय होना चाहिए। जैसे 8,000 बाई 100 इक्वल टू 80, वैसे 8,400 बाई 102 को तो कितना? 8,400 डिवाइड बाई 102 कितना? 8,400 डिवाइड बाई 102 82.35 एग्जैक्ट आ रहा है कि अप्रॉक्स? अप्रॉक्स आ रहा है, 82.3529 है 4 डेसिमल प्लेस में। ओके, एक बार लिख देते हैं। तो ये आया अपना एक साल बाद एक्सचेंज रेट 82.3529 अप्रॉक्स, करेक्ट है? 82.3529 अप्रॉक्स, 82.3529 अप्रॉक्स, ठीक है? ये एक साल बाद एक्सचेंज रेट आया S1। ओके, अब मैं S1 जो आया वो 80 से ऊपर आया, देखो प्लीज। तो कौन सा करेंसी अप्रिशिएट हुआ है? डॉलर की रूपी। कौन सा करेंसी अप्रिशिएट हुआ है? डॉलर की रूपी। कौन सा करेंसी अप्रिशिएट हुआ है? डॉलर की रूपी। बोर्ड पे कौन सा करेंसी अप्रिशिएट हुआ है? डॉलर। कोटेशन तो रूपी पर डॉलर था ना, तो डॉलर का स्पॉट रेट 80 था, एक साल बाद 82.3529 हो गया, डॉलर अप्रिशिएट हुआ है। प्लीज यार, कोई रूपी बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है? मजाक कर रहा है क्या? डॉलर अप्रिशिएट हुआ है, ठीक है? इन्फ्लेशन किसमें कम था? इन्फ्लेशन किस कंट्री में कम था? बोर्ड पे इन्फ्लेशन किस कंट्री में कम था? यूएस में। तो इससे अपने को एक सीख मिलती है कि जिस कंट्री में इन्फ्लेशन कम होगा उस कंट्री का करेंसी अप्रिशिएट होगा। जिस कंट्री में इन्फ्लेशन कम होगा उस कंट्री का करेंसी अप्रिशिएट होगा। इसको प्लीज नीचे में हिंदी में लिखें, ओके? जिसको इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखे। इट्स नॉट अ क्वेश्चन, आप डिक्टेट कीजिए। इंग्लिश में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? विच एवर कंट्री हैज लोअर इन्फ्लेशन इट्स करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू अप्रिशिएट। ओके, विच एवर कंट्री हैज अ लोअर इन्फ्लेशन इट्स करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू अप्रिशिएट। हिंदी में
जिस कंट्री में कमती इन्फ्लेशन होगा उस कंट्री का करेंसी अप्रिशिएट होगा। लिखिए प्लीज नीचे, जिस कंट्री में इन्फ्लेशन कम होगा उस कंट्री का करेंसी अप्रिशिएट होगा। Whichever country has a lower inflation, its currency is expected to appreciate. Is it fine? इन्फ्लेशन का डिफरेंस क्या है? इन्फ्लेशन का डिफरेंस क्या है? बोर्ड पे इन्फ्लेशन का डिफरेंस क्या है? सबने बोला 3%। यू नीड मोर प्रिसाइज साइज। 3% सही है अप्रॉक्स में। एग्जैक्ट डिफरेंस जो है दो चीज का वो कैसे निकलता है? 1.05 डिवाइड बाय 1.02 द होल थिंग माइनस 1 करो कैलसी में। 1.05 डिवाइड बाय 1.02 द होल थिंग माइनस 1। 1.05 डिवाइड बाय 1.02 द होल थिंग माइनस 1 कितना? 1.05 डिवाइड बाय 1.02 द होल थिंग माइनस 1 कितना? सर 2.94%। 2.94%, 9412 आ रहा होगा भाई। 2.94%, ठीक है। 80 को 2.94% से बढ़ाओ। 80 को 2.94% बढ़ाओ। 80 को 2.9412% बढ़ाओ। 2.94 या 2.9412% बढ़ाओ। 80 को 2.9412% बढ़ाओ। क्या आ रहा है? जो 80 था, मेक इट अप्रिशिएट बाय 2.9412%। इट्स कमिंग टू 82.352 अप्रॉक्स। You can understand, वो तो approximation हो रहा है। Can you see the match? Can you see the match? Can all of you see the match? And those people who are sitting idle, ऐसे बैठे हुए हैं, ना कैल्सी उठा रहे, ना खुद को उठा रहे हैं। How do I help you? ठीक है, 82.3529 वो आ रहा है। इसका मतलब सर, आपने पहला लाइन जो नीचे लिखा है वो ये कि जिस कंट्री में इन्फ्लेशन कम होगा उस कंट्री का करेंसी अप्रिशिएट होगा, पर आपने बताया नहीं कितना। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इन्फ्लेशन का गैप। अप्रॉक्सीमेटली लिखो वहां पे उसी लैंग्वेज में जो नीचे लैंग्वेज लिखा था, इंग्लिश या हिंदी, कि जिस कंट्री में इन्फ्लेशन कम होगा उस कंट्री का करेंसी अप्रिशिएट होगा, या विच एवर कंट्री हैज लोअर इन्फ्लेशन इट्स करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू अप्रिशिएट। उसी लैंग्वेज में कंटिन्यूड। अप्रॉक्सीमेटली बाय द इन्फ्लेशन डिफरेंस, approximately by the inflation difference, that is 5 minus 2 equal to 3%. Approximately by the inflation difference, that is 5 minus 2 equal to 3%. Approximately equal to the inflation difference, that is 5 minus 2 equal to 3%. And exactly equal to, वहीं पे, and exactly equal to 5 minus 2 divide by 1.02. चेक करो कैलसी में। 5 minus 2 क्या हुआ? 3 डिवाइड बाय 1.02 देखो क्या आ रहा है। 3 डिवाइड बाय 1.02 देखो क्या आ रहा है। 3 डिवाइड बाय 1.02 2.94, ठीक है। तो क्या हो गया? डिफरेंस ऑफ इन्फ्लेशन डिवाइडेड बाय इन्फ्लेशन फैक्टर। लिखो वर्ड्स में, डिफरेंस ऑफ इन्फ्लेशन डिवाइड बाय इन्फ्लेशन फैक्टर। मैंने क्या बोला था? सीए स्टूडेंट्स को अपने को सबसे ज्यादा बढ़िया समझ में आता है लॉजिक विथ नंबर्स। 5 minus 2 ब्यूटिफुल। उससे खराब वर्ड्स कि डिफरेंस इन इन्फ्लेशन डिवाइड बाय इन्फ्लेशन फैक्टर, और उससे खराब सुनोगे आई रूपी माइनस आई डॉलर डिवाइड बाय 1 प्लस आई डॉलर, आई अलजेब्रा, ठीक है। सो 5 minus 2 डिवाइड बाय 1.02 2.94%, या फिर डिफरेंस ऑफ इन्फ्लेशन डिवाइड बाय इन्फ्लेशन फैक्टर, या फिर आई रूपी माइनस आई डॉलर डिवाइड बाय 1 प्लस आई डॉलर 2.94%। लिख लिया है? तो नीचे हमने क्या लिखा है? जिस कंट्री में कमती इन्फ्लेशन होगा दैट कंट्रीज करेंसी विल अप्रिशिएट अप्रोक्सीमेटली बाय द इन्फ्लेशन का गैप 3%। कोई बोले तो गलत नहीं है, इट्स ओके। और एग्जैक्टली बाय डिफरेंस ऑफ इन्फ्लेशन डिवाइड बाय इन्फ्लेशन फैक्टर। इन्फ्लेशन फैक्टर, फैक्टर का मतलब पता है ना, 1 प्लस आर, ब्याज के साथ जो 1 लेते हैं उसको बोलते हैं फैक्टर, कि एक कितना बन जाता है 1.02, ठीक है ना, फैक्टर बोलते हैं उसको। इज इट फाइन? अभी तक बीच में बोलते जाओ यार। परफेक्ट है? परफेक्ट है सर। एक काम कीजिए ना प्लीज सर, ये जो 80 है उससे 82.3529 कैसे निकलेगा थोड़ा दिखाइए। ओके, तो एक बार इसको खोदते हैं। देखो इसको खोदते हैं, मजा आएगा, बिकॉज एक फॉर्मूला निकल के आएगा। ये वाला जो है ना, ये कैसे आया? S1 इक्वल टू 82.3529,
तो तुम लोग बोलोगे सर ये तो आया था, लिखो प्लीज, 8400 डिवाइड बाय 102. होप यू आर कॉपिंग. दिस कैन बी रिटन एज, मैं लिखते हैं S1 इक्वल टू 8000 इंटू 1.05 डिवाइड बाय 100 इंटू 1.02. 8000 इंटू 1.05 डिवाइड बाय 100 इंटू 1.02. S1 इक्वल टू, तो ये जो पार्ट है 8000 बाई 100, ये क्या हो गया 80 इंटू 1.05 बाई 1.02. तो S1 इक्वल टू S0 इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन इन इंडिया डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन US. हैव अ लुक. तो आपने क्या क्या चालूपंथी करते हैं, फॉर्मूला भी अगर दिखाना ना, बिकॉज कोई ना कोई स्टूडेंट पूछेगा कैसे आया आपका फॉर्मूला. फॉर्मूला को भी जान पूछ के नंबर्स के थ्रू ले आए, फॉर्मूला को भी जान पूछ के नंबर्स के थ्रू ले आए, जिससे कि वो पूछे तो उसको बोले जा चेक कर स्लाइड नंबर 2 जो पढ़ाए थे, उस पर फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, लॉ ऑफ वन प्राइस से फॉर्मूला आ रहा है. तो 80 इंटू 1.05 बाय 1.02, और इसको वर्ड्स में बोले, इसको वर्ड्स में बोले तो S1 इज इक्वल टू S0 इंटू इन्फ्लेशन फैक्टर डिवाइड बाय इन्फ्लेशन फैक्टर, बिकॉज वर्ड्स अपने को बेटर लगते हैं. सर क्या फॉर्मूला हो गया, S1 इक्वल टू S0 इंटू इन्फ्लेशन फैक्टर बाय इन्फ्लेशन फैक्टर. तो अगर तुमको बाद का स्पॉट रेट निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, आज का स्पॉट रेट इंटू इन्फ्लेशन फैक्टर बाय इन्फ्लेशन फैक्टर. इन्फ्लेशन बाय इन्फ्लेशन नहीं, इन्फ्लेशन फैक्टर बाय इन्फ्लेशन फैक्टर. ठीक है. तुमको क्या लगता है ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, पीपीपी का या IRP का, क्या लगता है ये फॉर्मूला किसका है, पीपीपी का कि IRP का? गलती मत बोलना प्लीज. ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है, पीपीपी का या IRP का? कितना रॉन्ग लिख रहे हैं, कितना रॉन्ग. इट इज अ फॉर्मूला फॉर परचेजिंग पावर पैरिटी, बिकॉज परचेजिंग पावर पैरिटी क्या था, एक्सचेंज रेट एंड इन्फ्लेशन. इंटरेस्ट रेट का तो बात ही नहीं हुआ है, एक्सचेंज रेट एंड इन्फ्लेशन. यहां तो इन्फ्लेशन का बात हुआ है, 5% और 2% इन्फ्लेशन है. कैसे IRP बोल रहे हैं यार, कहां है दिमाग. ओके ये जो हम लोग पूरा नोट्स बनाए थे इतने मेहनत से, उस मेहनत में एक्सचेंज रेट और इन्फ्लेशन में क्या लिंक है, परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP. मैंने इन्फ्लेशन को I से लिखा है, तो क्या चीज से लिखो इन्फ्लेशन को, ठीक है. इंटरेस्ट रेट को बाद में R से लिख दूंगा, RF लिखते हैं ना, इन्फ्लेशन को I से लिख दिया. ठीक है, इट्स PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी. और ये जो लिखा है यहां पे लेफ्ट साइड में, सिंस हम लोग फोरकास्ट करने वाले हैं, तो हम लोग कभी कभी इसको लिखेंगे ES1, कभी कभी लिखेंगे क्या, F. इंस्टीट्यूट बुरा नहीं मानते, तुमको S1 लिखना है तो S1 लिख दो, ES1 लिख दो, F लिख दो, वर्ड लिख दो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट. ठीक है ना, ES1 F. याद है ना, भारत और इंडिया प्योर एक्सपेक्टेशन थियरी. नीरज परिवाल बोल रहा है वाई इन्फ्लेशन फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड वाई डॉलर इन्फ्लेशन फैक्टर इन डिनोमिनेटर. वाई का तो बात ही नहीं है नीरज, नहीं वाई का तो केवल एक ही जवाब है. वो जवाब क्या है, लॉ ऑफ वन प्राइस. तो मैंने कोई ये फॉर्मूला थोड़ी लाया था, मैं तो फॉर्मूला से कुछ लाया ही नहीं, मैं तो फॉर्मूला लाया ही नहीं. तो इन दैट केस वाई का क्या जवाब है. तुम ये बोलना चाह रहे हो सर रूपी पर डॉलर निकालना है तो 102 बाई 8400 करे क्या, रूपी पर डॉलर निकालना है तो इन दैट केस 102 बाई 8400 थोड़ी करेंगे, 8400 बाई 102 ही करेंगे क्या. रूपी पर डॉलर निकालना है तो 102 बाई 8400 करेंगे क्या, नहीं 8400 बाई 102. इसका मतलब वो जो ऊपर इन्फ्लेशन फैक्टर रूपी का और नीचे डॉलर का, बिकॉज कोटेशन रूपी पर डॉलर है, बिकॉज कोटेशन रूपी पर डॉलर है. तो नीरज परवाल का क्वेश्चन है कि सर आपने फॉर्मूला में नीचे में इन्फ्लेशन फैक्टर इंडिया का ऊपर रखा, US का नीचे, क्योंकि इंडिया को आप ऊपर मानते हैं. नो, बिकॉज कोटेशन रूपी पर डॉलर है, कोटेशन रूपी पर डॉलर है. ठीक है, आपको अगर डॉलर पर रूपी चाहिए तो आप डॉलर का इन्फ्लेशन फैक्टर ऊपर, रूपी का नीचे, कोई इशू नहीं है. बड़ा छोटा एंड पेट्रियोटिक नॉन पेट्रियोटिक से कोई मतलब नहीं है, जो कोटेशन है
कोटेशन ए बाई बी है तो ए का फैक्टर ऊपर बी का नीचे, ठीक है। तो बाई चांस किसी और को दिक्कत हुआ हो तो यहां और ठीक कर दे, पर गंदा हो जाता है ठीक करने में। गंदा क्या हो जाता है? इन्फ्लेशन फैक्टर ऑफ प्राइस करेंसी, इन्फ्लेशन फैक्टर ऑफ बेस करेंसी, inflation factor of price currency divided by inflation factor of base currency, inflation factor of price currency divided by inflation factor of base currency, ठीक है ना। ऑफ कोर्स इस S0 को नीचे टान के भी फॉर्मूला लिख सकते थे, S1 by S0 यानी F by S, S1 by S0 यानी F by S इक्वल टू इन्फ्लेशन फैक्टर का रेशियो। ओके, वर्ड्स पे बोलूं, F by S इक्वल टू इन्फ्लेशन फैक्टर का रेशियो। तो स्टूडेंट्स लोग होते हैं ना जो SFM का फॉर्मूला लिस्ट मांगते हैं, तो मैंने तो जो प्रोडक्ट का डिस्प्ले था उस पर बोला था फॉर्मूला होता नहीं है, देयर इज नो फॉर्मूला एज सच। कुछ इक्का दुक्का अंडरस्टैंड फॉर्मूला का बात अलग है, वरना फॉर्मूलाज नहीं है SFM में। हम लोग फॉर्मूलाज को बहुत ही इंट्यूशन में डाल देते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग को सिंबल से परेशान नहीं होना पड़े। F by S इक्वल टू इन्फ्लेशन फैक्टर का रेशियो, परचेजिंग पावर पैरिटी, वाई सर, लॉ ऑफ वन प्राइस, वाई सर, टू प्रिवेंट कमोडिटी आर्बिट्राज, ठीक है ना। तो ये हो गया परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी। ये अपना सेकंड स्लाइड था। तो फर्स्ट स्लाइड में एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन सारा चीज बताए, सेकंड स्लाइड में परचेजिंग पावर पैरिटी को निकाले। सर क्या परचेजिंग पावर पैरिटी खत्म हो गया? नहीं, ब्रॉड ओवरव्यू चल रहा है। एक बार अप्रिसिएशन का बता दीजिए वापस। क्या बता दे अप्रिसिएशन का? समझे नहीं, क्या बता दे अप्रिसिएशन का? तुम खुद अपना नोट्स लिखा हुआ देख लो, पूरा का पूरा वापस से बोले। इंडिया में प्राइस 8,000 है, यूएस में प्राइस $100 है, एक्सचेंज रेट 80 चल रहा है, तो आर्बिट्राज रोकने के लिए यही होना चाहिए। 10,000 या 6,000 हुआ तो आर्बिट्राज हो जाएगा। एक साल में इन्फ्लेशन होने वाला है इंडिया में 5%, यूएस पे 2%, तो कमोडिटी का प्राइस वहाँ पे 8,400, यहाँ पे 102, अकॉर्डिंगली एक्सचेंज रेट 82.3529 आया। तो मैंने बोला कौन सा करेंसी अप्रिशिएट हुआ है? तुमने बोला डॉलर। मैंने पूछा किस पे इन्फ्लेशन कम है? डॉलर। उससे क्या समझे? जिस पे इन्फ्लेशन कम होता है वो करेंसी अप्रिशिएट होता है। कितना से अप्रिशिएट होता है? अप्रॉक्सीमेटली 3%। सारा तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ है अर्पण, जो तुम मेरे से पूछ रहे हो। आराम से कॉपी खुद पढ़ लो एक बार, बोलो सर आप 2 मिनट रुक जाइए मैं पढ़ लेता हूँ, तो आई थिंक वो बेटर रहेगा, बिकॉज सारा लिखाए हैं, खुद पढ़ लो। नहीं सर एक्चुअली हम क्या बोलना चाह रहे हैं ना, आपने अच्छे से बताया है पर 25 बार प्रैक्टिस नहीं हुआ अभी तक। वो भी होगा, डोंट वरी, 25 बार प्रैक्टिस भी होगा। आज का क्लास प्रैक्टिस के बारे में नहीं है, आज का क्लास है एक एक चीज को समझ के आगे बढ़ने के बारे में। फिर नेक्स्ट क्लास से एक एक चीज का चेप चेप के प्रैक्टिस करते हैं, पागल के जैसे सम होता है ना जो मशीन के जैसे, वो करेंगे, डोंट वरी। तो अर्पण अब मेरे को सिखा रहे हैं सर जिस कंट्री में उसमें अप्रिसिएशन ज्यादा होगा, जिस कंट्री में इन्फ्लेशन कम होगा उस कंट्री का करेंसी अप्रिशिएट होगा। अगर तुम्हारा वहां मिस हुआ था तो मेरे को बोल देते सर मेरा डिक्टेशन मिस हो गया। जिस कंट्री में इन्फ्लेशन कम होगा उस कंट्री का करेंसी अप्रिशिएट होगा। जिस कंट्री में इन्फ्लेशन कम होगा उस कंट्री का करेंसी अप्रिशिएट होगा। पीपल आर सेइंग सर रिदम खराब हो रहा है, प्लीज गो अहेड। यस, और बता देता हूं आज का क्लास रटने के बारे में नहीं है कि कोई चीज बता के उसका 25 सम प्रैक्टिस करवाएंगे। नो, इट इज अबाउट टीचिंग अ कॉन्सेप्ट कॉम्प्रीहेंसिवली, बट प्रैक्टिस नहीं हो रहा उस समय। तो जो लोग वैसे होते हैं ना कि नहीं थोड़ा 10 सम्स हो जाए, वो 10 सम्स हो जाए, विल कम इन कमिंग क्लासेस। तो 2 स्लाइड्स हुआ है अभी तक। वी मूव टू द थर्ड स्लाइड। दिस इज द थर्ड स्लाइड फॉर टुडे। द थर्ड स्लाइड में मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, प्लीज बताइएगा। लिसन प्लीज। रिस्क फ्री रियल रेट इक्वल टू 2%, इसका मतलब क्या होता है? रिस्क फ्री रियल रेट इक्वल टू 2% का मतलब क्या होता है?
रिस्क फ्री रियल इंटरेस्ट रेट 2% का मतलब क्या होता है? एनी क्लू दैट यू कैन प्रोवाइड? क्या सर इसका मतलब ये है? तो परमजीत ने बोला विदाउट इन्फ्लेशन एंड रिस्क, अभय ने बोला यस, एकदम सही है, नो रिस्क नो इन्फ्लेशन। यानी कि तुम्हारा पैसा है, तुम्हारे पास पैसा है 100 रुपये तुम्हारे पास है, तुम उस 100 रुपये को बाजार में जाके खर्च कर सकते हो, अमेजोन पे बाई ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, जो खरीदा खरीद लो 100 रुपये का। पर उस 100 रुपया को कोई तुमसे मांग रहा है कि यार देना 1 साल के लिए, कोई तुमसे मांग रहा है, कौन मांग रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो 100 रुपया मांग रहा है कि देना 100 रुपया 1 साल के लिए, ठीक है ना? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मांग रहा है, तुमको शक नहीं है कि पैसा डूबेगा, तो नो रिस्क। पर तुमको ये तो पता है कि 1 साल बाद इन्फ्लेशन हो जाएगा, आज जो तुम शॉपिंग करोगे अमेजोन पे जो मिल रहा है 1 साल बाद वही चीज़ का दाम ज़्यादा होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला उसका चिंता मत कर, जितना भी इन्फ्लेशन होगा वो हम अलग से तेरे को ब्याज दे देंगे, उसका चिंता मत कर। तो वो तुम मन में मत ला कि इन्फ्लेशन हो जाएगा, वो हम अलग से दे देंगे तेरे को, ठीक है? तो रिस्क भी नहीं है, अब इन्फ्लेशन का भी चिंता नहीं है। तो क्या तुम आज 100 दोगे 1 साल बाद 100 पाने के लिए? तुम समझे? प्लीज इमेजिन तुम्हारे पास 100 है, तुम खर्चा कर सकते हो, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हूँ, तुम मेरे को 100 रुपये 1 साल के लिए दो ना, ठीक है ना? मैं तुमको बोला तो तुम सोचे कि हाँ ठीक है, पैसा तो मरेगा नहीं बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, पर तुमको लगा इन्फ्लेशन हो जाएगा, चीज़ का दाम बढ़ जाएगा, फिर हम क्या शॉपिंग करेंगे? इन्फ्लेशन का चिंता मत कर, ठीक है? अब तो तुम 100 लेगा 1 साल बाद कि तुम ज़्यादा मांगेगा? नहीं सर, हम ज़्यादा मांगेंगे। तो रिस्क नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं है, तब भी तुम ज़्यादा मांगोगे। इसका मतलब वॉट डू ह्यूमन बींग्स प्रेफर? डू दे प्रेफर करंट कंजम्पशन और लेटर कंजम्पशन? वॉट डू ह्यूमन बींग्स प्रेफर, करंट कंजम्पशन या लेटर कंजम्पशन? वॉट human beings across the globe, what do they prefer? Current consumption or future consumption? Current consumption. Everybody prefers current consumption. Everybody. And if you ask them to sacrifice current consumption, they will demand a certain rate of return. No inflation, no risk. That rate of return, which is demanded for the sacrifice of current consumption, is known as the purest interest rate in the world. It is equal for all human beings. It is the risk-free real rate. It is the risk-free real rate. Have I been able to explain? क्या मैं रिस्क फ्री रियल रेट समझा पाया? कि सर अगर रिस्क नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं है, तो भी हमको एक ब्याज चाहिए, उसको बोलते हैं रिस्क फ्री रियल रेट 2%, ठीक है? 2%। अब रिस्क फ्री रियल रेट 2% है अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि रूपी, डॉलर, पाउंड, येन, सब में यही है, ठीक है ना? ओके, सब में यही, रूपी, डॉलर, पाउंड, येन, सब में यही है। अब इंडिया, यूएस, इंडिया में इन्फ्लेशन होने वाला है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 5%। यूएस में एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, एक मिनट में इसको 3 कर रहा हूं, रिस्क फ्री रियल रेट 3 कर रहा हूं बिकॉज वरना 2 करूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, पीछे इन्फ्लेशन यूएस का 2 लिया था ना, इसको 3 कर लेना। रिस्क फ्री रियल रेट, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन यूएस में 2%, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। तो अब स्टोरी चेंज, मैं गवर्नमेंट हूं, तुम्हारे पास 100 रुपया है, मैं तुमसे 100 रुपया लोन लेने आया 1 साल के लिए, गवर्नमेंट, तुमको पता है ये पैसा नहीं मरेगा, पर तुमको पता है इन्फ्लेशन का रिस्क है, तुमको डर है चीज़ों का दाम बढ़ जाएगा, और मैं उसका गारंटी नहीं दे रहा हूं। आई एम नॉट गारंटिंग दैट, आई एम नॉट गारंटिंग। तुम वो सोच के बोलो कितना रिटर्न चाहिए। तो तुम गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो, तुम सफर करने वाले हो इन्फ्लेशन, ठीक है ना, प्लस तुम्हारा कंजम्पशन सैक्रिफाइस हो रहा है, तो तुमको उस केस में कितना रिटर्न चाहिए बताना प्लीज। इंडियन गवर्नमेंट कितना रिटर्न चाहिए? शाश्वत केडियर एकदम रॉन्ग बोला 105, वो 3 को भूल गया, ऊपर वो 3 को भूल ही गया। बाकी सब जन ने राइट बोला है कि सर अप्रोक्सीमेटली 8, एग्जैक्टली 8.15, अप्रोक्सीमेटली 8, एग्जैक्टली 8.15। समझ में आया क्या इंडिया वाला पार्ट? सर 3% तो चाहिए कंजम्पशन सैक्रिफाइस के लिए, 8% चाहिए बिकॉज चीजों का दाम बढ़ने वाला है। तो 3 और 5 डज नॉट मेक 8, 3 एंड 5 मेक्स 8.15। अप्रॉक्स में 8 बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, ठीक है? तो 8.15, 8.15 इज इट ओके?
3 + 5 + 5% of 3, उससे बेटर factor into factor -1, 1.03 into 1.05 whole thing -1, 1.03 into 1.05 whole thing -1, चेक कर लो कैल्सी में, 1.03 into 1.05 जो आया the whole thing -1, 8.15%। तो मैं लिख रहा हूं therefore RF nominal is equal to approx में 8% और एग्जैक्ट 8.15% एग्जैक्ट, ये है अप्रॉक्स। ओके, 3 और 5 मिला के 8 अप्रॉक्स, 8.15 एग्जैक्ट। उधर का बताओगे? उधर का 3 और 2 मिला के क्या? डॉलर तुम्हारे पास $100 है, तुम गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट को लेंड कर रहे हो, कंजम्पशन सैक्रिफाइस कर रहे हो, 3% ज्यादा चाहिए, इन्फ्लेशन होने वाला है, 2% और ज्यादा चाहिए, तो वो कितना चाहिए सर? अप्रॉक्स में 5%, एग्जैक्ट में 5.06। ब्यूटीफुल। तो आरएफ नॉमिनल अप्रॉक्स का ये सिंबल होता है, 3 + 2 5%, फिर भी लिख देता हूं अप्रॉक्स, और एग्जैक्ट में तुमने बोला 5.06% एग्जैक्ट। इन केस कोई भी स्टूडेंट अपने में से है जिसको 5.06 समझ में नहीं आ रहा है, इट इज 1.03 इंटू 1.02 होल थिंग -1, ठीक है ना? यहां पे भी ये जो 8.15 कैसे आया, 1.03 इंटू 1.05 होल थिंग -1, ओके, 8.15। इनफैक्ट जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा ना, जो आप लोग को आता ही है, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक फिशर इफेक्ट। डोमेस्टिक कि रियल इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन मिला के नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है। कोई जानना चाहे? इसको बोलते हैं डोमेस्टिक फिशर इफेक्ट। रियल इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन मिला के नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक फिशर इफेक्ट। डोमेस्टिक, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल इंटर का, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक फिशर इफेक्ट। एग्जाम में आएगा क्या? नहीं आएगा। काम आएगा क्या? काम तो आएगा ही, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। वो तो शुरू में जहां से फॉरेक्स चालू किए थे ना, याद है वो वाला? टेस्ला का एक प्रेमी इन्वेस्ट किया था, तो वहां बात किए थे यूएस में इन्वेस्ट करेगा तो टेस्ला का रिटर्न RFC, डॉलर का रिटर्न RFX, और दोनों पे तुम्हारा RDC डिपेंडेंट है। और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल था, याद होगा, चाप के किए थे टेस्ला वाला, ठीक है ना? वहां पे ही मल्टीप्लिकेटिव मॉडल था। एनीवेज, ओके, अब प्लीज चेक इंटरेस्ट रेट फैक्टर ऑफ रूपी डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट फैक्टर ऑफ डॉलर। क्या लिखूं मैं, बताओ? मैं आपका हेल्प चाह रहा हूं। इंटरेस्ट रेट दोनों का निकाल लिया है हमने, रूपी का और डॉलर का। तो इंटरेस्ट रेट का फैक्टर रुपया का 1 पॉइंट क्या, डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट फैक्टर डॉलर का 1 पॉइंट क्या? बोलो। इंटरेस्ट रेट फैक्टर ऑफ रूपी डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट फैक्टर ऑफ डॉलर। हेल्प मी प्लीज। इंटरेस्ट रेट निकला हुआ है, बोर्ड पे नहीं दिख रहा है, तुम्हारे कॉपी में दिख रहा है। इंटरेस्ट रेट फैक्टर ऑफ रूपी डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट फैक्टर ऑफ डॉलर। बहुत अच्छे। 1.0815 डिवाइड बाय 1.0506। ब्यूटीफुल। 1.0815 डिवाइड बाय 1.0506, ये है ना? इज इट करेक्ट? आर्यन, सोनी रॉन्ग बोल रहे हो, बाकी सबने करेक्ट बोला है। अभी इंटरेस्ट रेट निकाला है इंडिया का 8.15%। 8.15% का मतलब 100 रुपया, एक साल बाद 108.15 बनेगा, यानी 1 रुपया एक साल बाद 1.0815 बनेगा। इंटरेस्ट रेट फैक्टर का मतलब होता है 1 रुपया कितना बनेगा ब्याज के साथ, 1 + R, ठीक है? तो ओके, 1 + R, परफेक्ट है। नहीं, वो मिस्टेक हो जाता है आर्यन, आई वॉज नॉट ट्राइंग टू माने बी लिटिल यू, मेरे से भी होता है। तो 1.0815 by 1.0506, is this not equal to ratio of
inflation factor. Is this not equal to ratio of inflation factor? Ratio of inflation factor क्या था? 1.05 divide by 1.02. Please check. Is this not equal to ratio of inflation factor? 1.05 by 1.02. चेक कीजिए, प्लीज चेक कीजिए. 1.0815 डिवाइड बाय 1.0506, ये कितना आ रहा है? और 1.05 बाय 1.02 कितना आ रहा है? मेरे ख्याल से दोनों आ रहा है 1.0294 समथिंग. मेरे ख्याल से दोनों आ रहा है 1.0294 समथिंग. मेरे ख्याल से दोनों आ रहा है 1.0294 समथिंग. इज इट? प्लीज चेक करोगे तब तो होगा. 1.0294 समथिंग सेम आ रहा है. और अगर ध्यान हो तो 1.0294 समथिंग में 1 हटाएं तो वो 2.94% इन्फ्लेशन का डिफरेंस था जो तुम लोग निकाले थे. जब मैंने बोला था पिछले स्क्रीन पे इंडिया का इन्फ्लेशन 5, यूएस का 2, तो मैंने पूछा था इन्फ्लेशन का डिफरेंस कितना, तो बोले अप्रॉक्सिमेट 3. एग्जैक्ट 1.05 बाय 1.02 माइनस 1, 2.94 बोला था ना, 2.94%. ठीक है, तो इन दैट केस वही 2.94 आ रहा है. ये सेम है, सॉरी सेम है. तो सर सेम कैसे आ गया? ये सेम कैसे आ गया? इस बोर्ड पे मैंने ऐसा क्या किया जिसके कारण ये सेम आ गया? इस बोर्ड पे ऐसा क्या किया जिसके कारण सेम आ गया? कोई बताइए. व्हाट इज द सोर्स? किस कारण से ये सेम आया है? किस कारण से ये सेम आया है? लेट मी सी. ऋषिकेश बोल रहा है इन्फ्लेशन रेट सेम है. रॉन्ग बोल रहा है ऋषिकेश. इन्फ्लेशन रेट इंडिया में 5% है, यूएस में 2% है. इन्फ्लेशन रेट सेम नहीं है. इन्फ्लेशन रेट सेम नहीं है. इन्फ्लेशन रेट सेम नहीं है. ठीक से ठीक से ठीक से देखो, ठीक से. क्या बदमाशी किया? अगर बदमाशी बोले तो जिसके कारण सेम आया. रिस्क फ्री रियल रेट एक ही लिया है. रिस्क फ्री रियल रेट एक ही लिया है. वो जो ऊपर में रिस्क फ्री रियल रेट है वो 3% ही लिया. अगर वहां पे अलग करता, नहीं रिस्क फ्री रियल रेट रूपी में कुछ और है, यूएस में कुछ और है, तो कोई हालत में सेम नहीं आता. रिस्क फ्री रियल रेट सेम ले लिया, उस पर 2 अलग अलग इन्फ्लेशन लगाया, तो जो रिजल्ट आया वो तो इन्फ्लेशन की वजह से ही अलग है. अगर इंटरेस्ट रेट में 2 कंपोनेंट है, एक है रिस्क फ्री रियल रेट और एक है इन्फ्लेशन, और मैं रियल रेट सेम ले लिया, तो जाहिर है जो आया इंटरेस्ट रेट वो तो इन्फ्लेशन की वजह से ही अलग है. थिंक. ये लॉजिक समझ में आया? सर जो रिस्क फ्री नॉमिनल रेट है उस पर 2 चीज होता है, एक होता है रिस्क फ्री रियल रेट, एक होता है इन्फ्लेशन. आप रियल रेट सेम ले लिए तो जाहिर है सर जो आपका इंटरेस्ट रेट आया वो क्यों अलग आया? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. तो मैच होना ही है. ये लॉजिक समझ में आया? ओके. इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट, IFE नाम तो सुना होगा. वो ये अज्यूम करता है कि रिस्क फ्री रियल रेट अक्रॉस द ग्लोब सेम है. रिस्क फ्री रियल रेट अक्रॉस द ग्लोब सेम है, इसलिए द ओनली रीजन why interest rates differ is because of inflation. The only reason why interest rates differ is because of inflation. I repeat, लिखा दूंगा. इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट ये अज्यूम करता है कि रिस्क फ्री रियल रेट अक्रॉस द ग्लोब सेम है. सो द ओनली रीजन व्हाई इंटरेस्ट रेट्स डिफर इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. ठीक है, तो पाकिस्तान में अभी सुनते हैं ना इन्फ्लेशन करीब 31-32% चल रहा है. पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है 31-32% चल रहा है. शायद पलकी शर्मा काफी प्रेज करती रहती है पाकिस्तान को. ठीक है, 31-32% चल रहा है. अभी 8 महीना पहले, अभी तो खैर अर्थक्वेक हुआ टर्की में, पर पाकिस्तान का जो भाई है ना, बड़ा भाई तुर्की, ओके, दोनों का दोनों एक ही थाली का चट्टा बट्टा है. तो जो तुर्की है उसमें इन्फ्लेशन हो गया था अराउंड 70-75%, 70-75%, जिसको अपने बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन. ठीक है, तो ये जो कंट्रीज है जिसमें इन्फ्लेशन ही इतना है, इसमें कोई जब पैसा लेंड करता होगा, लेंड, हम पैसा लेंड कर रहे हैं और हमको पता है 30% चीज का दाम बढ़ने वाला है, आई विल चार्ज अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, बिकॉज तुम मेरे को पैसा लौटाओगे. हम झक मारे हैं क्या? चीजों का दाम तो डबल हो चुका होगा. तो जाहिर है इंटरेस्ट रेट में इन्फ्लेशन डोमिनेटिंग कंपोनेंट और एक रियल कंपोनेंट भी है. और वो रियल कंपोनेंट अगर तुम मेरे से पूछोगे सर आप बताइए क्या थ्रू आउट द वर्ल्ड रिस्क फ्री रियल रेट सेम होता है? नहीं, सेम नहीं होता है. फोर्स अजम्पशन है इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट का, थोड़ा सा अलग होता है. वो थोड़ा सा अलग होने का रीजन क्या है?
थोड़ा सा अलग होने का रीजन ये है, तुम ठीक से बताना प्लीज, ठीक से सुन। व्हेन इट कम्स टू सेविंग, सेव करने का मतलब अपने आप को रोक के पैसा सेव करने का, अभी कंज्यूम नहीं करने का, यू आर प्रिवेंटिंग योर सेल्फ। ये जो कंट्रोलिंग पावर है, ये क्या लगता है तुमको, इंडियंस में ज़्यादा है कि अमेरिकन में ज़्यादा है? सोच के बोलो। छोड़ना, अभी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, खर्चा कम कर लेते हैं, लग्जरी कम कर लेते हैं, बाद में करेंगे। ये कंट्रोलिंग पावर इंडियंस में ज़्यादा है या अमेरिकन में ज़्यादा है? ऑब्वियसली इंडियंस में ज़्यादा है। ये फिरंगी अमेरिकन यूरोपियंस में ये फील बचा ही नहीं है। ओके, ये बचा ही नहीं है। तो जाहिर है वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द सैक्रिफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन सेम नहीं हो सकता है फॉर डिफरेंट ह्यूमन बींग्स हु फील डिफरेंट पेन व्हेन दे सैक्रिफाइस करंट कंजम्पशन। द पेन इज नॉट द सेम बिकॉज ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, बिकॉज ऑफ वॉट एवर। आई विल नॉट गो इनटू इट राइट नाउ, ठीक है? तो आई हैड टू जस्ट से दैट रिस्क फ्री रियल रेट सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है। इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट मानता है सेम है, ठीक है? ओके, तो इन दैट केस IFE, International Fisher Effect, RF real is equal in all currencies. Therefore, RF real is equal in all currencies. Therefore, nominal interest rates differ between currencies only on account of inflation. नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इंडिया में अलग, यूएस में अलग क्यों है? उसका मात्र कारण इन्फ्लेशन है। ये हम नहीं बोल रहे, IFE बोल रहे हैं, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट। तो उसका इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 1.08 क्या था, 15 डिवाइड बाय 1.0506 इक्वल टू 1.05 बाय 1.02। सर ये कोई इक्वेशन थोड़ी हुआ। ओके, implies 1 plus RA divided by 1 plus RB is equal to 1 plus IA divided by 1 plus IB। ये इक्वेशन है। R for interest rate, I for inflation. 1 plus RA divided by 1 plus RB is equal to 1 plus IA divided by 1 plus IB. 1 plus RA divided by 1 plus RB is equal to 1 plus IA divided by 1 plus IB। ठीक है? और इसको अप्रॉक्स में लिखे, दैट इज RA माइनस RB, इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इन्फ्लेशन का डिफरेंस। एग्जैक्ट नहीं डिफरेंस, बिकॉज इन्फ्लेशन का डिफरेंस तो 5 माइनस 2 3% था, पर इंटरेस्ट का डिफरेंस 8.15 माइनस 5.06 3.09 आ रहा है शायद। ये जो इन्फ्लेशन का डिफरेंस है दाई साइड में, राइट साइड में, वो तो 5 माइनस 2 3 है, पर जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है वो तो 8.15 माइनस 5.06 3.09 है। तो बीच में अप्रॉक्स का सिंबल है, वो जो सांप जैसा दिख रहा है वो अप्रॉक्स का सिंबल है, दैट इज अप्रॉक्स का सिंबल। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट, IFE, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट IFE, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट IFE। क्या बात किए थे? इसका आने का चांस एग्जाम में क्या है? इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट का एग्जाम में आने का चांस क्या है? बहुत कम, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ओके, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, नॉट लाइकली टू कम। इज इट गिवन इन द SFM मैट ऑफ ICAI? यस, इट इज गिवन। ओके, इट इज गिवन इन द ICAI मैट, बट इट इज नॉट लाइकली टू कम। ठीक है ना? ओके, तो इन दैट केस व्हाट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम? IRP। तो सर क्या हो रहा है? आप PPP बता दिए, IFE बता दिए, IRP बताया ही नहीं, और वही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन दैट केस वी गो टू द फोर्थ स्लाइड, और फोर्थ स्लाइड के साथ ब्रेक हो जाएगा, फोर्थ स्लाइड खत्म करते ही, ठीक है? और ब्रेक के बाद और डिस्कशन होगा। तो फोर्थ स्लाइड जो है वो है, अभी हमने पढ़ा PPP के अनुसार, अकॉर्डिंग टू PPP F divided by S equal to 1 plus IA divided by 1 plus IB. Are you okay with it?
परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार ये पढ़ लिया या पढ़ना बाकी है? भाई याद है ना वो जो कमोडिटी वाला एग्जांपल, $100 8,000, फिर 100 बन गया 102, 2% इन्फ्लेशन, 8,000 8,400, 8,400 डिवाइडेड बाई 102, 82.35, फिर 82.35 क्या निकाले थे? 80 इंटू 1.05 बाई 1.02, याद है ना? बढ़िया। इक्वेशन नंबर 1, ओके, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट, उसका इक्वेशन, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट का इक्वेशन 1 प्लस आर ए डिवाइड बाय 1 प्लस आर बी इज इक्वल टू 1 प्लस आई ए डिवाइड बाय 1 प्लस आई बी। इक्वेशन नंबर 2, 1 प्लस आर ए बाय 1 प्लस आर बी इज इक्वल टू 1 प्लस आई ए बाय 1 प्लस आई बी। अभी अभी किए ना? इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट के इंटरेस्ट रेट में क्यों अंतर है? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज रियल इंटरेस्ट रेट सेम है, वो अज्यूम कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2, अब इस दोनों इक्वेशन से एक तीसरा इक्वेशन निकल रहा है। जो लोग ध्यान दे रहे हैं, हु आर अप्लाइंग देयर ब्रेन्स, दे आर एबल टू सी इट। तीसरा इक्वेशन क्या निकल रहा है? इन दोनों से एक तीसरा इक्वेशन निकल रहा है। क्या निकल रहा है? यस प्लीज। एफ बाय एस इसके बराबर है 1 प्लस आई ए बाय 1 प्लस आई बी, पर 1 प्लस आई ए बाय 1 प्लस आई बी तो 1 प्लस आर ए बाय 1 प्लस आर बी के बराबर है। दिख गया होगा? एफ बाय एस इक्वल टू 1 प्लस आर ए डिवाइड बाय 1 प्लस आर बी। इक्वेशन नंबर 3, ओके, इंटरेस्ट रेट पैरिटी। इंटरेस्ट रेट पैरिटी यही बोलता है कि जो बाद का रेट बाय अभी का रेट, यानी फॉरवर्ड बाय स्पॉट इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट फैक्टर डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट फैक्टर। क्यों सर? बिकॉज इंटरेस्ट रेट फैक्टर बाय इंटरेस्ट रेट फैक्टर इज इन्फ्लेशन फैक्टर बाय इन्फ्लेशन फैक्टर। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी है। बिलीव मी, हमने इंटरेस्ट रेट पैरिटी को अभी 1 घंटे 9 मिनट की क्लास में ठीक से समझा नहीं है। क्यों नहीं समझा है? बिकॉज सर ये तो आपने इन दोनों के हेल्प से ला दिया। क्या इसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है? आप इसको इनके बिना नहीं समझा सकते हैं? आपने क्यों उन दोनों का सहारा लिया? आप इसको स्टैंड अलोन समझाइए ना। एक्चुअली इसको स्टैंड अलोन ही समझना है, इसको स्टैंड अलोन ही समझना है करिकुलम के अंदर। तो करिकुलम के अंदर क्या है बता दूं? इसका सम्स आएगा, पुट करो आंसर निकालो, इसका सम्स आएगा। ओके, वो जो सम्स है वो है आईआरपी इक्वेशन का सम्स। आई थिंक यही तो कॉन्सेप्ट नंबर, यस, कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा? टॉपिक नंबर 17। टॉपिक नंबर 17 है आईआरपी इक्वेशन। इसके ऊपर सम्स पुट कर निकाल आईआरपी इक्वेशन। बट ये होता क्यों है सर? ऊपर से समझाया ठीक है, वैसे बताइए। ये होता है टू प्रिवेंट आर्बिट्राज। ठीक है, बिफोर आई स्पीक विच आर्बिट्राज, प्लीज कंप्लीट माई सेंटेंस। वो जो हमने सीखा था ना परचेजिंग पावर पैरिटी, वो जो परचेजिंग पावर पैरिटी सीखा था, ओके, ये वाला परचेजिंग पावर पैरिटी शुड होल्ड गुड टू प्रिवेंट विच आर्बिट्राज। ये जो परचेजिंग पावर पैरिटी सीखा था, दिस शुड होल्ड गुड टू प्रिवेंट विच आर्बिट्राज? बताइए, दिस शुड होल्ड गुड टू प्रिवेंट विच आर्बिट्राज? क्या नाम था उसका? स्लाइड नंबर 2। परचेजिंग पावर पैरिटी क्यों एग्जिस्ट होना चाहिए? टू प्रिवेंट विच आर्बिट्राज? कमोडिटी आर्बिट्राज। लोग एक जगह से कमोडिटी खरीद के दूसरे जगह बेच देंगे, इसको रोकने के लिए पीपीपी। वैसे ही लोग एक जगह से बोरो करके दूसरे जगह ब्याज पे पैसा लगा देंगे। लोग एक जगह 5.06% जो यूएस में इंटरेस्ट रेट है, वहां से बोरो करके स्पॉट रेट 80 पे कन्वर्ट करके रुपया इन्वेस्ट कर देंगे 8.15% पे। 5.06% पे डॉलर बोरो करके रुपया इन्वेस्ट कर देंगे 8.16% पे। समझ में आ रहा है? 5.06 8.15 डॉलर को सर 5.06% पे बोरो कर लेंगे और बोरो करके चेंज करेंगे 80 पे रुपया में, और रुपया को यहां पे इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है, 8.15% पे। इस आर्बिट्राज को रोकने के लिए जो फॉरवर्ड रेट है, वो फॉरवर्ड रेट ऐसा होना चाहिए टू प्रिवेंट कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज। कौन सा आर्बिट्राज? कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज। सर इंटरेस्ट आर्बिट्राज तो समझ में आ गया,
क्योंकि इंटरेस्ट रेट 5.06 है, 8.15 है इंटरेस्ट का आर्बिट्राज को रोकने के लिए। बट आप कवर्ड वर्ड कहां से लाए? क्योंकि जब ये आर्बिट्राज करेंगे तो आपको बाद में लौटाना भी तो पड़ेगा पैसा। जो डॉलर बोरो किए वो डॉलर को फॉरवर्ड बाई करेंगे, वो डॉलर को फॉरवर्ड बाई करेंगे, उसको खुला छोड़ देंगे तो काहे का आर्बिट्राज? उसको अगर खुला छोड़ दिए जो होगा देखा जाएगा, दैट इज नॉट आर्बिट्राज। आर्बिट्राज मीन्स नो रिस्क, नो इन्वेस्टमेंट, पॉजिटिव रिटर्न। याद होगा, पैसा लगाए बिना, रिस्क लिए बिना पॉजिटिव रिटर्न किए थे अपने क्लास में। तो इन दैट केस कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज। हम ब्याज पे उठा के ब्याज पे लगाएंगे, ब्याज अलग है, पर फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट का डिफरेंस उस ब्याज को मेकअप कर देगा, उसको टैकल कर देगा, सेट ऑफ कर देगा। ठीक है सर, ये तो आप बताए नहीं, यही अपने सीखेंगे ब्रेक के बाद, इंटरेस्ट रेट पैरिटी। तो इन दैट केस सारे के सारे पैरिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट पैरिटी को अलग से ओपन अप नहीं किए। ओके, उसको एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाला, जैसे एक पूरा रूपरेखा मिल जाए। ठीक है, वी आर हेडिंग फॉर अ 10 मिनट्स ब्रेक। थैंक यू।